2 नर्सेज मिलकर उस नर्स को संभाल रही थी जिसके साथ वे लड़के मिसबिहेव करके गए थे। तभी इमरजेंसी रूम में किसी के आने की दस्तक हुई। सामने देखने पर मेन डोर पर एक हैंडसम पर्सनालिटी खड़ी थी जिसकी भौहें इमरजेंसी रूम की हालत देखकर तन गई थी और उसकी कोल्ड आवाज सबके कानों में गई। व्हाट द हेल, यहाँ हो क्या रहा है? ये सब किसने किया? वो डॉक्टर, कुछ लड़के यहाँ आए थे। ये बोलते हुए एक नर्स ने उस डॉक्टर को सारी बातें बता दी। उसने आगे बढ़कर डॉक्टर को एक कार्ड देते हुए कहा, वे बोलकर गए कि अगर हिम्मत है तो हमसे बिल पे करवा कर दिखाओ। उस नर्स की पूरी बात सुनकर उस डॉक्टर ने अपनी आंखों को छोटा कर लिया और उस कार्ड को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। दूसरी ओर राहुल ने लिस्ट को चेक करते हुए कहा, अब सिर्फ 4 गैंग्स ही बची हैं, जिनमें से एक लोकल है, बाकी 3 रुद्राक्ष के लिए काम करती हैं। राहुल अपनी बात बोलकर चुप हुआ तो अर्पित ने कहा, रुद्राक्ष के इतने आदमियों की जान लेने के बाद भी वो शांत बैठा है। उससे तो यही लगता है कि वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सोचने दो उसे जितना सोचना है, कल वैसे भी वो मेरे सामने होगा, कियान ने शांत लहजे में कहा, पर उसके अंदर छिपा कहर अर्पित और राहुल दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। फिर राहुल ने शालीनता से पूछा, क्या आप कल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? उसके पूछने पर रेहान ने कहा, हाँ स्पाइडर, बहुत छुप छुप कर खेल लिया हमने उसके साथ, पर अब सामने से वार करना है। मुझे जल्दी है यार, रूहान से मिलने की, उसे गले लगाने की। अब बस रुद्राक्ष को खत्म कर जल्द से जल्द मुझे सबसे मिलना है। हमारी फैमिली ने बहुत इंतजार किया है हमारा, पर अब उस इंतजार को खत्म करने का वक्त आ गया है। पर अर्पित जैसे कुछ बोलने को हुआ तभी कियान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, नहीं अर्पित, अब और देर नहीं करनी है, तैयारी करो, इन 4 गैंग्स को हम आज ही खत्म करेंगे। कियान अपनी बात बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसने बेड के साइड टेबल से सुहानी की फोटो फ्रेम को उठाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगा। कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूं कि तुम जिंदा हो, मेरे दिल में धड़कन है। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है तुम्हारे जिंदा होने का? ये कहते हुए कियान सुहानी की फोटो पर अपना हाथ फिरा रहा था। फिर उसने सुहानी की फोटो से बात करते हुए आगे कहा, तुम्हें पता है हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो बिल्कुल वैसे हैं जैसा मैं उनको बनाना चाहता था। वे दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और निभाते भी हैं। अब बस तुम आ जाओ तो हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। वहीं रेहान ने भी अर्पित और राहुल के जाने के बाद अपना वॉलेट निकालकर उसमें शिवी की फोटो को देखते हुए कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम जिंदा हो। बस एक बार तुम्हारे पास आ जाऊं, फिर देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अपनी बात पूरी करते हुए रेहान ने शिवी की फोटो को अपने होठों से छू लिया। वहीं कैलिफोर्निया में रात के करीब 11 बज रहे थे जब कायल खुद को एक चादर से ढककर चोरों की तरह दबे पांव टेरेस पर गई। आर्यन उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। कायल उसे देखते हुए बोली, मुझे इतनी रात में यहाँ क्यों बुलाया? उसकी आवाज सुनकर आर्यन पीछे मुड़ा और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने कायल को गले लगाए हुए कहा, तुम इंडिया जा रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारे बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगा? तुम्हें देखे बिना तो मेरी सुबह भी नहीं होती। कायल ने उसके गले लगे हुए कहा, मम्मा पापा की एनिवर्सरी है तो मुझे जाना होगा। अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो तुम मेरे साथ इंडिया क्यों नहीं चलते? आर्यन कायल से अलग होकर बोला, कैसे जाऊं? एक तो डैड पता नहीं कहाँ गए हैं और ऊपर से अपने पीछे ऑफिस का सारा काम मुझे संभालने के लिए कहा है। अगर मैं अपना सारा काम अपने असिस्टेंट को दे दूं और तुम्हारे साथ इंडिया चला भी जाऊं तो तुम्हारा वो जल्लाद भाई, उसे मैं कैसे हैंडल करूंगा? ये सुन कायल ने धमकी भरे अंदाज में कहा, ओए, मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बोलना, वरना मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। और अगर तुम मेरे भाई से इतना डरोगे तो उनसे मेरा हाथ कैसे मांगोगे? इस बात पर आर्यन ने चुटकी बजाते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है यार, तुम्हारे राज शिव्यान ओबरॉय को तो मैं यूं मना लूंगा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, पर वो तुम्हारा राक्षस भाई विहान ओबरॉय, उसका क्या? वो तो बिना एक्सप्रेशन वाला चेहरा लिए हमें डराता रहता है। सालों से उसकी आंखों में भी देखने की हिम्मत नहीं होती है मेरी। कायल ने आर्यन की बातें सुनकर उसे घूर कर देखा और फिर आगे बढ़कर उसने अपने हाथों में आर्यन के बाल भरकर कहा, तुमने मेरे भाई को गाली दी? मैं तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। आर्यन ने कायल के दोनों हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगाते हुए कहा, जो उसका और मेरा रिश्ता है उसे उसी नाम से बुलाया है और उसे गाली नहीं कहते बेवकूफ लड़की। गुस्से में कायल का खूबसूरत चेहरा लाल पड़ गया था। फिर आर्यन उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। कायल ने उसकी बात को इग्नोर करके उसे खुद से दूर करते हुए कहा, छोड़ो मुझे और ये बातें बनाना ना बंद करो। ऐसे कैसे छोड़ दूं, अभी तो पकड़ा ही है। आर्यन ने उसके पास आते हुए कहा। फिर कायल के गालों पर किस करते हुए उसके होठों को किस करने लगा।
जब कुछ देर बाद कायल टेरेस से नीचे आई तो स्टेयर्स के पास उसे आर्या खड़ी दिखी। आर्या के हाथ में चॉकलेट्स थी और उसके पूरे मुंह में भी चॉकलेट भरी थी। आर्या ने उसे देखकर चॉकलेट्स खाते हुए कहा, तू टेरेस पर क्या कर रही थी? कायल उसे देखकर सकपका गई थी, इसीलिए उसने अटकते हुए कहा, वो मैं फ्रेश एयर लेने गई थी। आर्या फिर से चॉकलेट चबाते हुए बोली, उसके लिए रूम में बालकनी है, तू वहां भी फ्रेश एयर ले सकती है। ये सुन कायल ने मनी मन खुद से कहा, क्या करूं मैं इस जासूस आर्या का, कभी कभी मन करता है इसका सिर फोड़ दूं, पूरे दिन मेरे पीछे नहा धोकर पड़ी रहती है। फिर आर्या की बात को इग्नोर करके उसने कहा, मुझे नींद आ रही है, चलना चलकर सोते हैं। और फिर वो जबरदस्ती आर्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए रूम में ले जाने लगी। जाते हुए आर्या ने एक नजर स्टेयर्स की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। उधर इंडिया में वो जगह एक ओपन गैरेज जैसी थी, जहां बैठे कुछ लड़के ड्रिंक्स कर रहे थे। उन सभी लड़कों के एक हाथ में एक एक ड्रिंक की बोतल थी। तभी कुछ उड़ता हुआ आया और सामने बैठे लड़के के सिर पर जा लगा। उस लड़के के सिर पर लगते ही वो पीछे की तरफ गिर गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। और तभी ये देखकर एक लड़के ने कहा, वे किसने किया ये? कौन है बे साले? दूसरे लड़के ने कहा। फिर तीसरे ने कहा, सामने आ साले, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तभी कोहरे से छाई धुंध से निकलकर एक शख्स उनके सामने आकर खड़ा हुआ। उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे और वो अपनी ग्रे कलर की आंखों से अपने सामने खड़े लड़कों को घूर रहा था। उसे देखकर उनमें से एक लड़के ने कहा, कौन है बे तू और यहाँ क्यों आया है? उस शख्स ने कहा, मैं कौन हूँ ये क्या करेगा जानकर, और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ इन्वाइट किया है। अपना कार्ड देकर आए थे ना तुम लोग हॉस्पिटल में। उसकी बात सुनकर वो लंबा लड़का जिसके चेहरे पर कट लगा था, उसने कहा, ओह तो तू हॉस्पिटल से आया है। उसका साथ देते हुए दूसरे लड़के ने कहा, अबे ये अपना पैसा लेने आया है क्या बे, सही बोला ना मैंने? और तभी तीसरे लड़के ने कहा, सो सॉरी ब्रो, हम किसी को पैसे नहीं देते, उल्टा उससे छीनते हैं। ये बोलते हुए वो लड़का और उसके साथ बाकी लड़के हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर उस शख्स ने कहा, तो फिर देर किस बात की, आओ छीन कर दिखाओ, बहुत पैसे हैं मेरी जेब में। उस ग्रे आंखों वाले शख्स की बातें उन सभी लड़कों को चढ़ा रही थी। एक लड़का आगे आया और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी उस ग्रे आंखों वाले शख्स ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को तोड़ते हुए कहा, हैंडसम दिखता हूँ पर वीक नहीं हूँ, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम मुझे मार सकते हो। ये बोल उसने एक मुक्का उस लड़के के मुंह पर मारा। तभी वे सभी लड़के उस ग्रे आंखों वाले शख्स को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और फिर वे लड़के उसे अपनी आंखों से घूरने लगे, जैसे कह रहे हो, अब बच के दिखा। वो ग्रे आंखों वाला शख्स होठों को टेढ़ा करके धीरे से मुस्कुराया। उसकी स्माइल उसकी स्टाइल की तरह ही कातिलाना थी। उसने नजरें घुमाई और वहीं पर एक डंडे को उठा लिया। फिर उन सभी लड़कों ने उस पर एक साथ वार किया, पर उसने डंडे की हेल्प से उन सभी लड़कों को रोकते हुए उन पर पलट वार किया और उन्हें मारने लगा। वो उस डंडे का इस्तेमाल ऐसे कर रहा था मानो उसके हाथ में डंडा न होकर तलवार हो। कुछ ही देर में सभी लड़के अपना हाथ, पैर और सिर पकड़े जमीन पर जख्मी हालत में पड़े दर्द से करा रहे थे। फिर उस ग्रे आंखों वाले लड़के ने अपनी स्लीव्स को ठीक करते हुए उन्हें एक नजर देखकर कहा, क्या पूछा था तुम लोगों ने? कौन हूं मैं? ये बोल वो तिरछा मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए आगे बोला, अर्जुन, कुरुक्षेत्र का नहीं, कलयुग का। नाम से अर्जुन, कर्म से डॉक्टर। लोगों के दिल का ख्याल रखना मेरा काम है, पर कभी कभी तुम जैसे लोगों का दिमाग सही करने का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। उसने इधर उधर नजरें घुमाई और पास पड़े बैग की चेन खोलकर उसमें से 2 गुलाबी नोटों की गड्डी लेकर उन्हें देखते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम से अगर किसी हॉस्पिटल में घुसकर तोड़ फोड़ की या किसी नर्स के साथ बदतमीजी की तो ऐसी जगह मारूंगा कि सुबह बैठने से पहले 100 बार सोचेगा। अर्जुन अपनी बात खत्म करके आगे बढ़ गया। तभी पीछे से उसके सिर पर एक लड़के ने डंडे से वार किया। अर्जुन एकदम से रुक गया। उसने एक हाथ अपने सिर पर लगाया और पीछे पलटा। उसके पलटते ही फिर से उस लड़के ने उसके सिर पर डंडा मारा, पर अर्जुन ने इस बार डंडे को एक हाथ से पकड़ लिया और उससे डंडा छीनकर उसे मारने लगा। अभी वो उसे मार ही रहा था कि तभी कुछ लोग और भागते हुए वहां आ गए। अब वहां काफी सारे लोग हो गए थे। अर्जुन उन सबको देखकर सोच में पड़ गया। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अर्जुन ने खुद से कहा और भागकर आए लोगों को देखने लगा। उन सभी लोगों के चेहरे पर डर था और आंखों में मौत का खौफ। उन सब का गला सूखा हुआ था। वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे जहां से वे लोग भागकर आए थे। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया था और सभी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब वहां क्या होने वाला है। तभी उसी रास्ते से एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में पकड़ी गन को उसने कंधे पर रखा हुआ था और बड़े आराम से चलकर अंदर आ रहा था। अर्जुन की नजर जब उस शख्स पर गई तो वो उससे अपनी नजरें हटा नहीं पाया।
वो शख्स कोई और नहीं कियान था। जब कियान की गन से गोली चली और सामने खड़ा शख्स नीचे गिरा, तब सब अपने होश में आए और एक बार फिर वहां जंग छिड़ गई। कियान ने अपनी गन दोबारा इस्तेमाल करनी चाही तो उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो गई थी। फिर उसने गन फेंक दी और फिर वो अपने हाथों को ही अपना हथियार बनाकर उनसे लड़ने लगा। लड़ते हुए अर्जुन और कियान दोनों ही एक दूसरे के सामने आए और उन सभी आदमियों ने उन्हें घेर लिया।